हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हम लोग कक्षा 11वीं का गणित का अध्याय 5वां, जिसका शीर्षक है सममित संख्याएं और द्विघातीय समीकरण, उसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए मैं बता दूं कि जिस प्रकार से इसके हेडिंग से यह पता चल रहा है कि इस अध्याय में दो भाग है। सममित संख्या और दूसरा द्विघातीय समीकरण। जो पहला भाग है सममित संख्या, उसको हमने भाग 1 से लेके भाग 10 तक, या कहिए वीडियो नंबर 1 से लेके वीडियो नंबर 10 या 11 तक हमने इस पहले भाग को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमने द्विघातीय समीकरण की शुरुआत की थी, जहाँ पे अब तक हम लोगों ने द्विघातीय समीकरण से जुड़े कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जाना। उसके बाद जब हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे हमने जाना कि बहुपद और समीकरण में क्या अंतर होता है। उसके बाद हमने समीकरण का मूल निकालना सीखा, ये भी सीखा कि समीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, और बहुत कुछ सीखा। यदि आप सभी को जो अभी मैं बोल रहा हूँ, यदि वो सब आप नहीं पढ़े हो, तो आप सबसे पहले इसके पुराने वाले वीडियो को देखें, ताकि आपको यह वीडियो अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाए। आज का जो यह वीडियो है, यह इस अध्याय का 17वां वीडियो है, यानी आज का यह वीडियो भाग 17वां है। आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले जो इसके पिछले वाले वीडियो यानी कि भाग 16वां में जो हमने जाना था, जो पढ़ा था, उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, और उसी से कनेक्ट करके हम लोग आज जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उस पर चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आज के इस भाग में, यानी भाग 17वां में, वीडियो 17 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस भाग में भी जैसा कि मैंने बताया कि यह भी भाग द्विघातीय समीकरण पे ही चलेगा, लेकिन द्विघातीय समीकरण पे कौन सा विषय पे, कौन सा टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग द्विघातीय समीकरण का मूल पे चर्चा करेंगे। हालांकि ये जो टॉपिक है, ये हम पिछले 2 वीडियो से डिस्कस करते आ रहे हैं, यानी कि पिछला 2 वीडियो जो है वो द्विघातीय समीकरण का मूल पे ही आधारित है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि इसके बाद वाला भी वीडियो, या शायद यही वीडियो, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा इसके बाद वाला भी वीडियो, ये द्विघातीय समीकरण का मूल पर ही होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक छोटा सा टॉपिक के लिए इतना बड़ा, इतना 4 भाग 3 वीडियो क्यों बनाने की क्या ज़रूरत थी। तो जब इसका जवाब यही है कि जब आप वो तीनों वीडियो अच्छी तरीक़े से देखोगे, सीक्वेंस में देखोगे, तो आपको इसका जवाब खुद पर खुद मिल जाएगा। मैंने पहला वीडियो में द्विघातीय समीकरण का जो मैंने सिखाया था पहला वीडियो में, उसमें मैंने एकदम बेसिक टर्म्स के बारे में बताया था शुरू से। उसके बाद जो दूसरा वीडियो मैंने इस टॉपिक पे बनाया, उसे थोड़ा सा लेवल हाई किया। उसके बाद जो तीसरा बनाया, उसमें थोड़ा सा और हाई किया, और ऐसे ही आज का वीडियो भी इसी टॉपिक पे है, जिसका नाम है द्विघातीय समीकरण का मूल, जिसे अंग्रेजी में रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। कल के वीडियो में हमने एक मेथड के बारे में पढ़ा था। कौन सा मेथड के बारे में पढ़ा था? तो फैक्टर मेथड के बारे में। किसके बारे में? फैक्टर मेथड के बारे में। ये मेथड कहाँ पे यूज होता है? तो ये मेथड किसी भी समीकरण का मूल निकालने में यूज होता है, इस्तेमाल होता है। मूल निकालने का मतलब जो भी समीकरण दिया गया है, उसमें जो चर है यानी वेरिएबल है, उसका मान निकालना ही द्विघातीय समीकरण या भी किसी भी समीकरण का मूल निकालना कहलाता है। हमने यह भी जाना था कि इसके 2 मेथड होते हैं। एक फैक्टर मेथड, जो कि हमने कल डिस्कस किया था, उसको एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे, और दूसरा हिंदू मेथड, जिसे एक और नाम से जाना जाता है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, जिसका एक और नाम क्या है? तो उसका एक और नाम है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। इसको हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, और बाकी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो
फैक्टर मेथड। हमने कल क्या जाना, हमने यह जाना कि यदि कोई भी समीकरण या कहिए यदि कोई भी त्रिघातीय समीकरण दिया होगा तो आप bx को आपको कुछ फैक्टर के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है? फैक्टर के रूप में। a और c को जो मल्टीप्लाई करके आएगा, इसको ध्यान से देखिए, मैं डिटेल में यहाँ नहीं समझाऊंगा, थोड़ा सा ऊपर ऊपर समझा दूंगा इस वीडियो में। यदि आपको डिटेल में जानना है तो आप इसके पिछले वाली वीडियो को देख सकते हो। यहाँ पर बस आप रिवीजन में ये जानिए कि जो bx होता है यहाँ पे bx छोड़िए, यहाँ जो बस जो b होता है उसको हम लोग कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि a और c का जो प्रोडक्ट आया, यानी AC जो प्रोडक्ट आया उसको इस प्रोडक्ट को हम लोग b के फॉर्म में लिखते हैं। इस प्रोडक्ट को हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों में से कोई ऑपरेशन लगाते हैं और फिर उसको इसमें b के रूप में लिखते हैं। यही वाला चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि bx को हम लोग प्लस माइनस सी या फिर प्लस माइनस डी, यहाँ पे c लिखिए, a लिखिए, f लिखिए, g लिखिए, x लिखिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे हम जितने भी टर्म्स ले रहे हैं वो क्या है? चर है, यानी कि वेरिएबल है। एक उदाहरण हमने दिया था कि 4x² प्लस 4x प्लस 1। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने यह उदाहरण दिया था और यह जाना था कि फैक्टर मेथड से यह इसका आंसर, इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम ये जो 4 है उसको हम लोग को किस में लिखना है, तो ये जो 4 a का वैल्यू है, जो c का वैल्यू है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आया? 4 × 1 क्या आया? 4। अब इस 4 को हमको कुछ इस प्रकार से लिखना है कि वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन लगाने के बाद क्या आ जाए? b का वैल्यू आ जाए। यहाँ b का वैल्यू कितना है? 4 है सर। तो अब बताइए, ये 4 दिया गया है पहले से, अब 4 को आपको फिर से 4 लिखना है, लेकिन 4 कैसे लिखना है? इसमें कुछ उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन लगाना है, जोड़ या घटाव का ऑपरेशन लगाना है। जोड़ या घटाव को इस्तेमाल करके इस 4 को फिर से 4 बनाना है। तो इस 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 + 2 लिख सकते हैं, और 2 + 2 ये इस 4 का फैक्टर है। यानी हम कह सकते हैं कि इसी का जो फैक्टर है उसी को हम लोगों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन लगा के इसको फिर से b बना देना है। मैं फिर से कहूँगा, डिटेल में यदि आपको पढ़ना है तो आप इसके पहले वाला वीडियो पढ़ लीजिए। आज इसके बाद इसको हमने सॉल्व किया था कि जो आप उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन लगा के जो आप बनाए उसको आप ऐसे लिख दीजिए। दोनों में से कॉमन जो है इसको निकाल लीजिए, यहाँ पे कॉमन निकाल लीजिए। अब ये दोनों कॉमन है तो इसको फिर से आप ये दोनों को कॉमन ले लीजिए और ये दोनों को एक साथ लिख दीजिए कुछ इस प्रकार। तो जैसे ही हम इस प्रकार लिखते हैं तो ये दोनों एक बार 0 से इक्वेट कर दीजिए तो हमें आंसर ये मिल जाएगा। इसी तरह हमने एक और उदाहरण देखा था जो कि था x² - 9 = 0, जहाँ पे b का वैल्यू क्या था? हमारा 0 था। इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख लीजिए कि इसको x² - 9 को हम क्या लिख सकते हैं? x² + 0x - 9 = 0। इसको हम लोगों ने कुछ इस तरह बनाया था कि a का वैल्यू यहाँ पे क्या था? 1 था, c का वैल्यू क्या था? -9 था। दोनों को मल्टीप्लाई किए, क्या मिला? -9 मिला। अब -9 का मल्टीपल को कुछ इस तरह एडिशन सब्ट्रैक्शन लगा के हमें सॉल्व करना है कि वह b का वैल्यू दे दे। यहाँ पे b का वैल्यू क्या था? 0। यदि हम -3 + 3 को ऐड करते हैं तो क्या हमें मिलेगा? 0। तो हमने यही चीज़ किया है। इसको एक बार देख लीजिए, हमने इसको डिटेल में पिछले वाले वीडियो में बताया था। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि यदि आपको डिटेल में जानना है तो पिछला वाला वीडियो ज़रूर देखें। अब आज हम लोग जिस टॉपिक पे अपना इंट्रोडक्शन देंगे उसका नाम है हिंदू मेथड, यानी आज के वीडियो में मुख्य भाग यही है। इसे ही हम लोग आज के वीडियो में पढ़ने आए हैं। हालांकि इसका एक इंट्रोडक्शन टाइप रहेगा। जैसा कि मैंने बताया कि हिंदू मेथड को ही एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है डिस्क्रिमिनांट मेथड। क्या नाम है? डिस्क्रिमिनांट मेथड। हिंदू मेथड को ही एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है डिस्क्रिमिनांट मेथड।
अब इस डिस्क्रिमिनेंट मेथड को, ये तो अंग्रेजी में हो गया, अब इसी डिस्क्रिमिनेंट मेथड को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? विवेचक विधि। डिस्क्रिमिनेंट का हिंदी विवेचक, डिस्क्रिमिनेंट का हिंदी विवेचक और मेथड का हिंदी विधि। यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट मेथड है ये दोनों को मिला दे तो उसका हिंदी क्या हो जाएगा? विवेचक विधि, विवेचक विधि। अब इसमें जो मुख्य रूप से काम रहता है, ये जो मेथड है ये बता रहा है कि ये डिस्क्रिमिनेंट एक चीज़ है जिसके जरिए हम लोग किसी को कुछ करेंगे, यहाँ पर बता रहा है। यानी जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको हम लोग मैथमेटिक्स में, एक गणित में एक अल्फ़ाबेट दिया गया है जिसको यह दर्शाता है कि इस अल्फ़ाबेट यदि कहीं भी लिखा होगा तो उसको क्या कहेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। और वह डिस्क्रिमिनेंट मतलब विवेचक, और वह डिस्क्रिमिनेंट क्या है, उसको क्या से दर्शाया जाता है? तो इसको कैपिटल डी से दर्शाया जाता है। अर्थात विवेचक को कैपिटल डी से दर्शाया जाता है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि आप याद कर लीजिए, हालांकि इसका प्रूफ भी है, ये कहाँ से आया यह भी है, लेकिन +2 में आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही आपको +10 में पड़ी थी और ना ही +2 में पड़ी थी। अब जैसा कि आप लोग, मैं समझता हूँ कि आप सभी यह फॉर्मूला पहले से याद किए होंगे कि D इक्वल टू क्या होता है, यानी विवेचक इक्वल टू क्या होता है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होता है? तो B² - 4AC, B² - 4AC। अब इसी को हम लोग उदाहरण में थोड़ा सा देखते हैं। अब इससे, इस D से हमें सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, चर का मान कैसे निकलेगा, तो इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं जिसमें हम लोग D का वैल्यू यानी D का मान यानी कि विवेचक यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का मान निकालेंगे। जैसे कि यह उदाहरण देखिए, x² + x + 1। यहाँ पे a का वैल्यू क्या है? 1 है, b का वैल्यू क्या है? 1 है, c का वैल्यू क्या है? तो 1 है। अब यदि हम d जिसका फॉर्मूला होता है B² - 4AC, इसको यदि अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? b का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1, B² था तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 ही, -4AC -4 इंटू a का वैल्यू क्या था? 1, c का वैल्यू क्या था? 1, 1 इंटू 1 1, तो क्या मिल गया? 1 - 4। उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आया? -3। यानी कि जो यहाँ पे आपका आया D का वैल्यू इस प्रश्न के लिए क्या आया? -3। अब D से हम लोग कैसे चर का मान निकालेंगे वो हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो, आज का यह भाग हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि इसका वैल्यू, एक चर का वैल्यू कैसे निकालेंगे उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आज का यह वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो हमने आज की वीडियो में क्या क्या सीखा यह एक बार हम लोग देख लेते हैं। हमने आज की वीडियो में मुख्य रूप से क्या सीखा कि D का वैल्यू क्या होता है, D मतलब क्या होता है, D का फॉर्मूला क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जाना। और फिर जो कल था, जो कल की वीडियो यानी भाग 15वां या कहिए कि भाग 16वां में हमने क्या जाना उसके बारे में भी हम लोगों ने आज के इस भाग में रिवीजन के रूप में पढ़ा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीक़ा से जो भी मैं समझाया हूँगा आज के इस वीडियो में वो समझ में आया होगा। हालांकि यदि आपको आज के इस वीडियो में कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप इसके पिछले वाला वीडियो देख सकते हो। वह वीडियो देखने के बाद आपको आज का वीडियो अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। तो अब समय को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो को, आज के इस ये लेक्चर को, आज के इस भाग को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अब मुलाकात होगी हमारी अगले भाग में यानी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अब तक आप जो भी पढ़े हो उसे अपने रेफरेंस बुक के माध्यम से, किसी भी रेफरेंस बुक आप का इस्तेमाल कर सकते हो। कहिए NCERT बेस्ट रहेगा, आप NCERT बुक का इस्तेमाल करो। जो जो मैं पढ़ाया हूँ उसको, उसका कंटेंट पढ़ो, उसका प्रश्न लगाओ,
फिर आपका ये जो टॉपिक होगा, जो भी टॉपिक आप ऐसे करोगे, वो टॉपिक आपका बहुत मजबूत हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो मैं समझाना चाहता हूँ वो समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।